जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पृथ्वी के चुंबकत्व की। आइए समझते हैं पृथ्वी का चुंबकत्व क्या है। देखिए, आप सभी ने ये चीजें अनुभव की होंगी, आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो उसका एक सिरा हमेशा उत्तर में और एक सिरा हमेशा दक्षिण में जाके ठहरता है। ऐसा क्यों? या कोई भी चुंबकीय सुई है, उसको जब हम रखते हैं तो वो भी हमेशा उत्तर और दक्षिण में ही ठहरती है। ऐसा क्यों? कोई ना कोई तो कारण होगा इसके पीछे, अपने आप तो ऐसा नहीं होता। तो इसके पीछे कुछ लोगों का मानना ये है, या वैज्ञानिकों ने जब इसके ऊपर रिसर्च की तो उनको ये मालूम पड़ा कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के पास भी कुछ चुंबकीय शक्तियां होती हैं, कुछ चुंबकीय गुण होते हैं, जिसे हम पृथ्वी का चुंबकत्व कहते हैं। बट जब हम पृथ्वी के चुंबकत्व की बात करते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं, तो इससे संबंधित वो कौन से तथ्य हैं जो हमको ये सोचने पे या ज्ञात करने के लिए मजबूर करते हैं कि पृथ्वी का चुंबकत्व क्या है। तो अगर हम उन तथ्यों की बात करें तो देखिए, जो हमने अभी तक पढ़ा है, भू चुंबकत्व के संबंध में निम्नलिखित प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं। 3 प्रमाण प्राप्त हुए हैं। पहला, स्वतंत्रता पूर्वक लटकी चुंबकीय सुई का उत्तर दक्षिण की दिशा में ठहरना। हम सुई को लटकाते हैं, उत्तर दक्षिण में जाके ठहरती है। दूसरा, पृथ्वी में अगर गढ़े लोहे के टुकड़े का चुंबक बन जाना। हमने ये भी पढ़ा है, ये भी सुना है कि जब कोई लोहे का टुकड़ा पृथ्वी में अत्यंत गहराई पर काफी लंबे समय के लिए गाड़ दिया जाता है तो उसके अंदर भी कुछ चुंबकीय गुण प्रेरित हो जाते हैं, चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। ये हमने तब भी पढ़ा था कि जब कोई पदार्थ किसी चुंबक के संपर्क में रखा जाता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जो अभी हम पढ़ के आए थे, चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण में हमने क्या पढ़ा था कि जब किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में कोई लोहे का टुकड़ा रखा जाता है तो उसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक वैसा ही पृथ्वी के केस में हो रहा है। तो हम ये मान सकते हैं कि पृथ्वी में भी चुंबक कहीं ना कहीं होगी, पृथ्वी का भी कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र होगा। तीसरा प्रमाण कि पृथ्वी के पर हमें उदासीन बिंदु मिलते हैं। अब देखिए, ये उदासीन बिंदु क्या है। जैसे मान लीजिए हम किसी स्थान पर कोई क्षण चुंबक रखते हैं, तो क्षण चुंबक में हमने क्या पढ़ा है कि क्षण चुंबक में जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं, या इसके आसपास हमने ये पढ़ा है कि इसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्लियर? तो जब हम इसके चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं तो कभी कभी चुंबक से जब हम थोड़ा सा दूर चलते हैं, जैसे ये तो हमको मालूम है कि चुंबक से हम दूर जाएंगे इसका चुंबकीय क्षेत्र कम होता जाएगा, लेकिन चुंबक से कुछ दूर जाने पर इनके ध्रुवों के समीप कुछ बिंदु हमें ऐसे भी मिलते हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। और यह तभी संभव है अगर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र 0 है। इसका मतलब उस बिंदु पर, देखो यहां पर अगर हमें मिला उदासीन बिंदु, एक चुंबकीय क्षेत्र तो इसका काम करेगा, ये तो हमको मालूम है, लेकिन जब हमने नापा तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे 0 है। अर्थात इसका जो चुंबकीय क्षेत्र था, इसके अलावा एक और चुंबकीय क्षेत्र इस बिंदु पर होगा जो इसके विपरीत होगा और बराबर होगा, तभी यहाँ पर उदासीन बिंदु हमको मिल सकते हैं। तो चुंबक के समीप जब हमें उदासीन बिंदु मिलते हैं तो हमें ये मालूम पड़ता है कि उस बिंदु पर चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के अलावा एक अन्य चुंबकीय क्षेत्र भी मौजूद होता है जो पृथ्वी का होता है। तो इन तीनों तथ्यों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण होता है। अब पृथ्वी के चुंबकत्व से संबंधित अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं। अगर हम बात करें 2 प्रमुख मतों की, तो पहला मत है विलियम गिलबर्ट का। एक साइंटिस्ट थे सर विलियम गिलबर्ट। उनका मत क्या है, अगर हम उनके आधार पे चुंबकत्व को समझें तो उनका चुंबकत्व से संबंधित मत क्या था कि पृथ्वी के केंद्र पर एक शक्तिशाली आयताकार चुंबक रखा है जिसके अक्ष भौगोलिक अक्षों के साथ लघु कोण बनाते हैं, तथा जिसका उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर और दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। परंतु पृथ्वी का ताप, अब इन्होंने अपना बोल तो दिया, इन्होंने क्या बोल दिया कि मान लीजिए ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी की अगर हम बात करें तो इसके जो भौगोलिक ध्रुव हैं, 2 ध्रुव होते हैं, ये आपका उत्तरी ध्रुव है भौगोलिक, ये भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है। उन्होंने बोल दिया कि इसके अंदर एक शक्तिशाली आयताकार चुंबक रखी है कुछ इस प्रकार, जिसका दक्षिणी ध्रुव इधर है, उत्तरी ध्रुव इधर है, और ये भौगोलिक अक्ष के साथ, ये भौगोलिक अक्ष है और ये है आपकी चुंबकीय अक्ष, जो भौगोलिक अक्ष के साथ कैसा लघु कोण बना रही है। ये इनका सिद्धांत था, ये इनका मत था।
लेकिन अगर हम इनके इस मत की बात करें तो इनके मत में एक बात ये निकल के आती है कि हमने ये पढ़ा है कि पृथ्वी के केंद्र का जो तापमान है वो बहुत अधिक है, और इतने अधिक तापमान पर वहां पे कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में नहीं रह सकता। या किसी भी चुंबक की हम बात करें तो हमें यह भी मालूम है कि किसी भी चुंबक का ताप बढ़ाने पर उसका चुंबकत्व का गुण कम होता है। तो इतने अधिक तापमान पर यह चुंबक वहां रह कैसे सकता है? तो इनके में एक निकल के आया कि पृथ्वी के का ताप अत्यधिक होने के कारण पृथ्वी के केंद्र पर कोई भी चुंबक सुरक्षित नहीं रह सकती। अगर पृथ्वी के भीतर चुंबक होता तो पृथ्वी ध्रुवों की स्थिति नहीं बदलती, परंतु पृथ्वी के भीतर रखा चुंबक कैसे चुंबकित हुआ इसकी जानकारी भी इनके सिद्धांत से नहीं मिली। समस्याएं कई आई, तापमान में कैसे सुरक्षित रहा, दूसरा अगर इसके अंदर चुंबक है तो चुंबकीय आघूर्ण के कारण, चुंबकीय बल के कारण ये घूमनी नहीं चाहिए पृथ्वी, इसके ध्रुवों की स्थिति नहीं बदलनी चाहिए परंतु वो बदलती है। और तीसरा, पृथ्वी के अंदर जो चुंबक है उसके पास चुंबकत्व तो आया कहां से, इसका भी ये जो कहते हैं ना, इसको भी ये डिफाइन नहीं कर सके, परिभाषित नहीं कर सके। इसके बाद एक दूसरे वैज्ञानिक थे जिनका मत लिया गया। उनका मत क्या था? दूसरे वैज्ञानिक हैं ग्रोवर, जिन्होंने पृथ्वी के चुंबकत्व से संबंधित अपना मत पेश किया। उनका मत क्या था? उन्होंने कहा कि सूर्य का प्रकाश सर्वप्रथम भूमध्य रेखा पर पड़ता है तथा जिससे वहां की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और वायु की संवहन धाराएं बनती हैं। ये धाराएं वैद्युतमय होकर पृथ्वी के तल के पास लौह वस्तुओं को चुंबकित कर देती हैं। अब इनका मत समझिए। इनके मत के आधार पे क्या था कि मान लीजिए ये सूरज है, ये वृत्तीय कक्षा है जिसमें पृथ्वी चक्कर लगा रही है, ठीक है, ये आपकी पृथ्वी है। जब पृथ्वी इसमें चक्कर लगा रही है तो इससे आने वाली जो सूरज की रोशनी है वो ये माना गया कि वो सूर्य की रोशनी सबसे पहले कहां पड़ेगी? भूमध्य रेखा पर। ये बीच का भूमध्य रेखा, जब ये भूमध्य रेखा पर पड़ेगी तो भूमध्य रेखा के आसपास की जो वायु होगी गर्म होगी, और आपको मालूम है वायु गर्म होकर ऊपर की तरफ चलती है। तो यहाँ की वायु गर्म होकर ऊपर की तरफ जाने लगेगी, इस प्रकार, इस तरीके से ध्रुवों की तरफ, और ध्रुवों की जो ठंडी वायु होगी वो किधर आने लगेगी? भूमध्य रेखा की तरफ आने लगेगी, जिसके कारण ध्रुव और भूमध्य रेखा के बीच में संवहन धाराएं बहने लगेंगी कि यहां से यहां की तरफ जाता है और यहां की वायु नीचे आती है। तो ये प्रक्रम क्या होगा? चलता रहेगा। ध्रुवों की ठंडी वायु इधर आने लगेगी और ये ध्रुवों की ओर जाने लगेगी, जिससे संवहन धाराएं बनेंगी। और ये धाराएं क्या होगी? ये धाराएं, जब संवहन धाराएं जो बहती हैं, ये पृथ्वी के तल के आसपास जितनी भी चुंबकीय वस्तुएं होती हैं उनको वैद्युतमय कर देती हैं। यानी कि इन संवहन धाराओं के कारण उनमें क्या होता है? वैद्युत गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण सभी पदार्थ चुंबकित होने लगते हैं। परंतु इनका सिद्धांत भी प्रॉपरली सही नहीं था। तो पृथ्वी के चुंबकत्व में दोनों सिद्धांतों को हम कहीं ना कहीं यूज करते हैं, लेकिन जब हम पृथ्वी के चुंबकत्व को डिटेल में पढ़ते हैं तो जो पहला सिद्धांत हमने पढ़ा विलियम गिलबर्ट का, इसका प्रयोग हम अधिक करते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के चुंबकत्व की जब बात करते हैं तो पृथ्वी के चुंबकत्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, अब एक एक करके हम इन बिंदुओं को समझेंगे। पहला बिंदु क्या है कि जब हम पृथ्वी के चुंबकत्व की बात करते हैं तब एक बात समझ लीजिए कि जो आपकी पृथ्वी है, मान लीजिए ये पृथ्वी आपने मान ली, इस पृथ्वी की अगर हम बात करते हैं तो ये जो सिरा होता है ये इसके भौगोलिक ध्रुव हैं। ये क्या है? ये इसका भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, और ये जो है ये क्या है आपका? ये भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है। पृथ्वी के भौगोलिक ध्रुवों से लंबवत पास होने वाली जो रेखा है, इस रेखा को बोला जाता है भौगोलिक अक्ष। क्या बोलते हैं हम इसको? भौगोलिक अक्ष। क्लियर? आगे अगर हम बात करें, ये भौगोलिक अक्ष है। इसके बाद गिलबर्ट का मानना यह था कि जो चुंबक होगी वो पृथ्वी के
अंदर ध्रुवों से एक न्यून कोण पे रखी होगी, जिसका उत्तरी ध्रुव दक्षिण की ओर और दक्षिणी ध्रुव उत्तर की ओर होगा। ये जो है आपका, ये चुंबकीय ध्रुव है, चुंबकीय ध्रुव। और किसी भी चुंबक के ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा या ध्रुवों से गुजरने वाली जो रेखा होती है, इस रेखा को बोलते हैं चुंबकीय अक्ष। क्या बोलते हैं? चुंबकीय अक्ष। ठीक। अगर पृथ्वी को उसकी भौगोलिक अक्ष पर बीच में से दो हिस्सों में काट दिया जाए तो ऊपर का जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे का होता है इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर? एक उत्तरी गोलार्ध होता है और एक दक्षिणी गोलार्ध होता है। अब देखिए, इन उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के बाद ये जो रेखा जो पृथ्वी को दो हिस्सों में विभाजित कर रही है, इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। क्लियर? अब यहां पर देखिए, अगर हम इसको भूमध्य रेखा से काट दें पृथ्वी को, दो हिस्से बनेंगे, ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। क्लियर? इसके अलावा अगर पृथ्वी को उसकी भौगोलिक अक्ष से काटा जाए, अब जैसे हम इसको भौगोलिक अक्ष से काटते हैं, तो अब देखिए भौगोलिक, ये पृथ्वी थी, इसको भौगोलिक अक्ष से इस प्रकार आप काटोगे तो इस प्रकार काटने पे आपको क्या मिलेगा? दो हिस्से मिलेंगे, और वो दो हिस्से कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देंगे कि ये इधर का होगा, ये इधर का होगा, आधा आधा दो हिस्सों में हमने काट दिया। ठीक है? इधर देखो, इधर एक तल बनेगा, इधर एक तल बनेगा। ये जो तल आपका बनता है भौगोलिक अक्ष से दो काटने पर जो तल आपको मिलते हैं, इनको बोला जाता है भौगोलिक यामी उत्तर। क्या बोलते हैं हम इनको? जब काटने पे जो तल हमको मिलते हैं, इनको बोलते हैं भौगोलिक यामी उत्तर। इसके अलावा अगर हम इसको इसकी चुंबकीय अक्ष से काटते हैं, मान लीजिए ये पृथ्वी है, आप इसको इसकी चुंबकीय अक्ष से काटते हो, तो चुंबकीय अक्ष से काटने पे क्या होगा? यहां भी हमको दो तल मिलेंगे, यहां भी हमको दो तल मिलेंगे। अब ये दो तल कौन से होंगे? जब इनको यहां से आप काटोगे तो ये इस प्रकार आपको दो तल दिखाई देंगे। जैसे नींबू है, नींबू को आप काटते हो तो दो सतह बनती हैं, दो प्लेन सतह बनती हैं, समतल सतह बनती हैं। इन सतहों को अगर आप काटोगे तो इनको बोला जाएगा चुंबकीय यामी उत्तर। क्या बोलेंगे? चुंबकीय यामी उत्तर। क्लियर? तो अगर हमें पृथ्वी के चुंबकत्व को समझना है तो इन सारे टर्म्स को हमें समझना पड़ेगा। अब ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी की अगर चुंबकीय बल रेखाएं आपसे पूछी जाती हैं तो देखो, उत्तरी से निकल के किधर जाएंगी? दक्षिणी में। इस प्रकार होंगी इसकी बल रेखाएं। क्लियर? ठीक है, तो हमने क्या क्या समझा? भौगोलिक ध्रुव, चुंबकीय ध्रुव, भूमध्य रेखा, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, चुंबकीय यामी उत्तर और भौगोलिक यामी उत्तर। अब देखिए, इन्हीं तथ्यों के बेस पे या इन्हीं बिंदुओं के बेस पे हम पृथ्वी के चुंबकत्व को परिभाषित करेंगे। ठीक है? अब देखिए, चुंबकत्व को हम कैसे परिभाषित करेंगे, वो कौन कौन से तथ्य हैं जिनको हम इनमें प्रयोग कर सकते हैं? तो पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव। अब देखिए, पृथ्वी के चुंबकत्व का अगर आपको मान ज्ञात करना है तो उसके लिए हम तीन अवयव या तीन तथ्यों का प्रयोग करते हैं। वो अवयव कौन से हैं? पहला होता है आपका द्विकपात कोण। द्विकपात कोण। दूसरा होता है नमन कोण, या इसको बोला जाता है नति कोण। नति कोण। तीसरा होता है पृथ्वी के चुंबकत्व का
चुंबकत्व का क्षैतिज घटक। क्लियर? नमन कोण, नति कोण, द्विकपात कोण और पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक, ये वो तीन अवयव हैं जिन अवयवों के आधार पर हम पृथ्वी के चुंबकत्व की संपूर्ण अध्ययन कर सकते हैं। अब एक एक करके हम तीनों अवयवों को समझने वाले हैं। अब देखिए, पहला है द्विकपात कोण। जैसे हमने बात करी कि हम पृथ्वी है, पृथ्वी मान लीजिए इस प्रकार ये है, इसकी दो अक्ष हैं आपके पास। एक अक्ष ये है भौगोलिक अक्ष, एक अक्ष मान लीजिए ये है चुंबकीय अक्ष। अब देखिए, जब इसको आप काटोगे, काटने का मतलब है आप इतना पीस इसका कट करके निकाल लो, इतना। भौगोलिक अक्ष से भी काट दो, चुंबकीय अक्ष से भी काट के निकाल दो। जब भौगोलिक और चुंबकीय अक्ष से कट करने के बाद आप इसको निकालते हो तो आपके पास अब देखिए क्या बचेगा। ऐसे आपने इसको कट करके निकाल दिया। जब आप इसको कट करके निकाल दोगे, अब यहां पर अगर हम बात करें तो आपको दो तल दिखाई देंगे। वो दो तल कैसे होंगे? यहाँ पे एक तल ऐसा बनेगा, ठीक है, और एक तल यहाँ पे बनेगा। एक तल हो गया आपका भौगोलिक यामी उत्तर, एक तल हो गया आपका चुंबकीय यामी उत्तर। तो किसी भी स्थिति में भौगोलिक यामी उत्तर और चुंबकीय यामी उत्तर के बीच जो कोण बनता है, भौगोलिक यामी उत्तर, भौगोलिक यामी उत्तर व चुंबकीय यामी उत्तर के मध्य कोण को द्विकपात कोण कहते हैं। तो समझ लीजिए, भौगोलिक यामी उत्तर व चुंबकीय यामी उत्तर के बीच का जो कोण होता है उसे द्विकपात कोण कहते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल है कि आप एक तरबूज लीजिए, तरबूज में से जब एक पीस कट करके आप निकालेंगे तो एक सतह इधर भी दिखाई देगी इस प्रकार मतलब समतल, और एक समतल सतह यहाँ भी दिखाई देगी। उन्हीं दोनों सतहों के बीच का ये जो कोण बनता है, जैसे ये एक तरबूज है, इस तरबूज को अगर आप ऊपर से देखोगे इस टाइप से इसमें पीसेस होते हैं, इनमें से कोई भी एक पीस कट करके जब आप निकालोगे तो यहाँ पे एक कोण बनेगा। ये जो कोण बनता है, इसी कोण को आप भौगोलिक यामी उत्तर और चुंबकीय यामी उत्तर के बीच का कोण कहते हैं, या इसी को आप कहते हैं द्विकपात कोण। जैसे ये डायग्राम दिया है, इस डायग्राम में अगर हम बात करें तो पीछे पृथ्वी रही होगी ऐसे, ठीक है, ये दो काट के निकाल दिया इस प्रकार दोनों अक्षों से। अब देखो इनके बीच यहाँ ये जो कोण बन रहा है ना, ये अल्फा, इसी कोण अल्फा को हम क्या कह रहे हैं? इसी कोण अल्फा को कहा जा रहा है द्विकपात कोण। सिंपली भौगोलिक यामी उत्तर व चुंबकीय यामी उत्तर के मध्य बनने वाले कोण को द्विकपात कोण कहते हैं। क्लियर? थोड़ा सा और क्लियर इसको समझा देते हैं, कैसे आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कट किया, जैसे तरबूज को ही आप कट करते हो तो इस प्रकार से आपको एक पीस दिखाई देता है, इस प्रकार से ये कट करोगे तो इस प्रकार से दो सतह आपको बनेंगी, और इन दोनों सतहों के बीच, पीछे पूरा सीधा होगा, इन दोनों के बीच ये जो कोण बनेगा वो कोण होगा आपका द्विकपात कोण। क्लियर? दूसरे घटक की ओर चलते हैं। दूसरा घटक है आपका नमन कोण अथवा नति कोण। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, ये होगा आपका नमन कोण अथवा नति कोण। अब देखिए, नमन अथवा नति कोण क्या होता है? आपने पढ़ा कि जब भी आप किसी चुंबकीय सुई को या किसी भी छड़ चुंबक को बांध के स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हो तो स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने की घटना में क्या होता है? सुई या छड़ चुंबक आपकी उत्तर और दक्षिण में जाके ठहरती है, लेकिन उत्तर और दक्षिण की दिशा में ठहरने पर भी क्या होता है कि वो क्षैतिज के साथ एक अल्प कोण बनाती है, बिल्कुल समांतर। ऐसा नहीं है कि ऐसी ठहर जाए जाके दक्षिण उत्तर, ऐसी कभी नहीं ठहरेगी। क्या होगा? हल्की सी झुकी हुई होगी, हल्की सी झुकी हुई होगी, अर्थात ये क्षैतिज के साथ एक कोण बनाएगी। तो जब हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो चुंबकीय सुई या छड़ चुंबक की अक्ष
क्षैतिज के साथ एक कोण बनाती है, इस कोण को नमन कोण अथवा नति कोण कहते हैं। चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबकीय अक्ष व क्षैतिज के बीच बनने वाला कोण नमन कोण कहलाता है। यानी कि स्वतंत्रता पूर्वक आप लटकाओगे तो स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर क्या होगा, वो हल्की सी झुकी हुई रहेगी, क्षैतिज के साथ एक कोण बनाएगी और क्षैतिज के साथ वो जो कोण बनाती है उसी कोण को हम नमन कोण या नति कोण कहते हैं। और इस नमन या नति कोण को हम साधारणतः थीटा से प्रदर्शित करते हैं। देखिए डायग्राम में भी दिया है, ये चुंबकीय सुई लटकी हुई है, इस चुंबकीय सुई की जब आपसे बात करी जाती है ये, तो देखिए क्षैतिज के साथ क्या कर रही है, क्षैतिज की ये इसकी अक्ष है और ये क्षैतिज है, दोनों के बीच एक कोण बन रहा है, इसी कोण को थीटा यानी कि नमन कोण या नति कोण कहते हैं। ये इसका उत्तरी ध्रुव है और ये इसका दक्षिणी ध्रुव। क्यों ऐसा होता है, पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण। आपने पढ़ा है कि पृथ्वी में चुंबकत्व होता है और चुंबकत्व के कारण ये क्या होता है, हल्की सी झुक जाती है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो चुंबक है वो हल्की सी झुकी हुई रखी है, इसी कोण को हम नमन कोण या नति कोण कहते हैं। अब तीसरी बात करते हैं, तो तीसरा आता है पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक। अब पृथ्वी के चुंबकत्व के क्षैतिज घटक को समझने के लिए हम चलते हैं पिछले डायग्राम पर। अब जरा इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम में अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये चुंबकीय सुई इस प्रकार रखी है, ये इसका थीटा कोण बना हुआ है। अब यहाँ पर देखो, मान लीजिए आपने एक चुंबकीय सुई ली और चुंबकीय सुई को कुछ इस प्रकार लटका दिया। चुंबकीय सुई जब लटकेगी तो क्या होगा, वो अपनी क्षैतिज के साथ कुछ ना कुछ कोण बनाएगी, उसकी अक्ष, मान लीजिए ये उसकी अक्ष है, ये साउथ ये नॉर्थ, आपने लटका दिया। क्षैतिज दिशा क्या है, ये क्षैतिज दिशा है, इन दोनों के बीच कोण बन रहा है थीटा, ठीक। अब यहां पर देखो ये थीटा है। अब यहां पर क्या होगा, अगर आप इसकी बात करते हो, मान लीजिए ये आपका क्या है, ये बीई है, ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये थीटा होने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बीई कॉस थीटा, ये इसके लंबवत आएगा नीचे की तरफ, ये हो जाएगा आपका बीई साइन थीटा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमने क्या देखा, देखो इस डायग्राम में ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पृथ्वी के, ये उसका कौन सा हो गया, क्षैतिज घटक, और ये हो गया उसका ऊर्ध्व घटक। तो अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो नमन कोण अगर थीटा है, तो अगर हम क्षैतिज घटक की बात करें तो आपने पढ़ा है क्षैतिज घटक जो होता है आपका, क्षैतिज घटक क्या होगा, बी एच इज इक्वल बीई कॉस थीटा। और अगर हम इसके ऊर्ध्व घटक की बात करें, इसका ऊर्ध्व घटक क्या होगा, ऊर्ध्व घटक बीवी इज इक्वल बीई साइन थीटा। दोनों घटक आपको मिल गए। तब अगर आप चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना चाह रहे हो तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, बी एच अपॉन बी या बी बी अपॉन बी एच, क्या हो जाएगा आपका, ये बी ई साइन थीटा अपॉन बी ई कॉस थीटा। बी ई से बी ई कैंसिल, तो यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा, टेन थीटा इज इक्वल बी बी अपॉन बी एच। क्लियर। या अगर हम इसी को चाहें तो हम यहाँ से नमन कोण का मान निकाल सकते हैं, थीटा इज इक्वल क्या आएगा, टेन इनवर्स बी वी अपॉन बी एच। क्लियर। अब बात करते हैं आगे। अगर हम बात करें तो देखिए ये दो इक्वेशन हमको आ गई, यहां से हम चुंबकीय क्षेत्र का परिणामी मान भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अब यहाँ पे देखो,
अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिए क्या होगा, बी एच आपको मालूम है कितना होता है, बी एच इज इक्वल बी ई कॉस थीटा, बी आपको मालूम है कितना है, बी ई साइन थीटा। आपको करना क्या है, आप इन दोनों को वर्ग करके आपस में जोड़ लीजिए। जब आप इनको वर्ग करके आपस में जोड़ेंगे तो किस प्रकार सॉल्व होगा ये अब समझ लीजिए। तब अगर आप ये बात करते हो बी एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ये आपका हो जाएगा बी ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो बी एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल क्या आएगा, बी ई स्क्वायर कॉमन ले लिया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो अगर हम इनका मान 1 रख लेंगे तो ये आपका निकल के आएगा बी ई स्क्वायर इज इक्वल बी एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि आपका जो बी ई आएगा वो अंडर रूट बी एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अर्थात आप पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक को प्रयोग करके उसके चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं, या क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक को यूज करके आप किसी भी स्थान पर नमन कोण और नति कोण का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर नमन या नति कोण की अगर हम बात करें तो दो स्थितियां हैं, ध्रुव पर और दूसरी स्थिति है आपकी कहां, भूमध्य रेखा पर। अब दोनों स्थितियों को समझो। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के दो घटक हैं, एक क्षैतिज घटक है, एक ऊर्ध्व घटक है, और हमने ये पढ़ा नमन कोण का मान क्षैतिज और ऊर्ध्व दोनों घटकों पर निर्भर करता है। ठीक, अब यहां पर अगर बात करें तो देखो दो स्थान है, एक है भूमध्य रेखा और दूसरी क्या कौन सी है, दूसरा है आपका ध्रुव। ध्रुवों पर हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, अब देखिए ध्रुवों पर और भूमध्य रेखा पर, दोनों स्थानों पर। अब देखिए भूमध्य रेखा की जब आपसे बात करी जाती है तो भूमध्य रेखा पर हमको मालूम है कि जो क्षैतिज घटक होता है, भूमध्य रेखा पर जो क्षैतिज घटक होता है वो अधिकतम होता है और ऊर्ध्व घटक शून्य होता है। भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्व घटक शून्य होगा, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो भूमध्य रेखा पर जो आपका थीटा होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री, और ध्रुवों पर जो आपका थीटा होगा वो निकल के आएगा आपका 90। ये बात याद रखना कि पृथ्वी के चुंबकत्व का जो नमन कोण या नति कोण होता है भूमध्य रेखा पर 0 और ध्रुवों पर 90 अंश होता है। क्लियर? तो इस प्रकार हम पृथ्वी के चुंबकत्व के घटकों या जो उसके अवयव हैं उनका हम अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, हमने पृथ्वी का चुंबकत्व पढ़ा, सभी तथ्य पढ़े, आगे चलते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।